चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने भर भर के राशन कार्ड बना दिए। जब सत्ता मिल गई तो ये आरोप आपकी पार्टी पर लगते हैं कि धड़ल्ले से राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। खराब राशन की भी एक समस्या है जो लोग अब समय समय पे उठाते रहते हैं कि भाई हमें गलत राशन दिया जा रहा है, खराब राशन दिया जा रहा है। जो भी कमियां पाई गई, चाहे उसके लिए कोई भी अधिकारी या कोई डिपो होल्डर अगर जिम्मेदार मिला तो कार्रवाई भी हमने। धान घोटाले को लेकर खूब शोर है और बार बार हुड्डा साहब आरोप लगाते हैं। हमारी सरकार ने जो हमें शिकायतें मिली कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसी के तहत हमने कार्रवाई भी की। लग रहा है अधिकारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सरकार के लिए, बिल्कुल नहीं सुनते। जो इस तरह के अधिकारी हैं उन पे हमने कार्रवाई की। अफसरशाही हावी है, हर कोई ये आरोप लगाता है कि बीजेपी का कंट्रोल अफसरों पे है नहीं। अभय चौटाला कहते हैं मैं तो फोन कर दूं, सत्ता में भी नहीं हूँ लेकिन फोन कर दूं तो खड़े होकर सुनेगा अधिकारी मेरा। क्या सीखने को मनोहर लाल जी से ऐसा मिला और नायब सिंह जी से क्या मिला? दोनों ही हमारे बड़े नेता हैं। विपक्ष तो ये कहता है कि सीएम साहब फैसले लेते नहीं हैं, ऊपर से छोड़ देते हैं कि बाद में फैसले होंगे, तुरंत एक्शन लेते हैं। कचरे की समस्या भी बहुत ज्यादा है, अब जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जो पुरानी कंपनी थी वो ब्लैक लिस्ट कर दी गई थी तो पिछले थोड़ी दिक्कत आई थी। तो गुटबाजी की कोई प्रॉब्लम चल रही है? नहीं, क्योंकि कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो कोई गुटबाजी नहीं। के कृष्णपाल गुर्जर अलग टीम है, विपुल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम ये अलग टीम है और एक टस्सल है। तो निकाय चुनाव में बीजेपी को लग रहा है कि टक्कर कांग्रेस पार्टी देगी इस बार या फिर कोई टक्कर नहीं है, कोई हमारे पास। कांग्रेस के लिए मनरेगा का नाम बदल दिया, भाई गांधी जी से प्रॉब्लम है बीजेपी को। तो इन्होंने पहले खुद भी 2 बार ये नाम बदले हैं। क्यों इतनी कंफ्यूजन हुई लाडो लक्ष्मी योजना में? आप 2100 वाली बात है, ये एफडी अगर होती है तो उसमें उसको जो भी जिसको मिल रहा है तो वो एफडी का भी उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। सीएम साहब ने घोषणा की 1 नवंबर 2025 से बढ़ी हुई पेंशन आएगी, लेकिन लोगों के खाते में बढ़ी हुई पेंशन आ ही नहीं रही है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार कुछ काम करती नहीं है, बिल्कुल जीरो है। कोई मुद्दा ही नहीं है कहने के लिए उनके पास कुछ। वोट चोरी करते हैं क्या आप लोग? का बहुत बहुत स्वागत है टू द पॉइंट विद प्रतिमा दत्ता में। आज का ये टू द पॉइंट बेहद खास है क्योंकि तमाम प्रदेश के लोग जो तमाम चीज़ों को लेकर अक्सर ये सोचते हैं कि आखिर हमारी समस्याओं का समाधान क्या होगा, उनकी अलग अलग परेशानियां हैं और आजकल प्रदेश में कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिसको लेकर अक्सर सोशल मीडिया पे लोग हमें कॉमेंट्स के जरिए ये बताते हैं कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं और हमारा समाधान कैसे निकलेगा, आप इसकी तरफ कुछ देखिए। तो हमने सोचा कि आज के इस शो में एक ऐसे गेस्ट को बुलाया जाए जिससे ना सिर्फ हम राजनीति के बारे में चर्चा करें बल्कि आपकी तमाम परेशानियों का समाधान भी तलाशें और उनसे जानें कि आखिर राजनीति में इस मुकाम पर जो वो पहुंचे हैं उसमें सबसे बड़ा श्रेय किसका है, कितनी मेहनत लगती है और उसके बाद जब आप एक बड़े पद पर पहुंचते हैं तो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए किस तरीके से दिन रात काम होता है। अमित शाह हरियाणा में आए थे तो ये कहा था उन्होंने कि बड़ी ताकत देंगे 2019 में, लेकिन विधायक का चुनाव तो जीत गए, विधानसभा पहुंच गए, बड़ी ताकत मिली नहीं। 2024 में फिर से टिकट मिली और वो बड़ी ताकत भी साथ में अमित शाह ने उन्हें दी और उस बड़ी ताकत के साथ अब प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। जानते हैं कितनी सेवा कर पा रहे हैं और कितनी चुनौतियां भी आ रही हैं। हमारे साथ आज इस शो में खास गेस्ट हैं राज्य मंत्री राजेश नागर जी, गांव से विधायक भी हैं और नायब कैबिनेट में बतौर राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट इंचार्ज अपने तमाम विभागों को संभाल रहे हैं। जानेंगे उनसे उनके विभागों के बारे में, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे आप लगातार परेशान हो रहे थे, उस बारे में भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत नागर साहब आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। बड़ी ताकत अमित शाह जी ने दी, उस बड़ी ताकत को कैसे निभा रहे हैं? क्योंकि उम्मीदें पहले से ही लोगों को बहुत ज्यादा थी आपसे, जब आप मंत्री बने तब से लेके अब तक अपने डिपार्टमेंट में किस तरीके के काम कर रहे हैं? देखो, जो मुझे डिपार्टमेंट दिया गया है फूड एंड सप्लाई का, ये डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है और इसमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बीड़ा उठाया है, जो कोविड के टाइम से, जब कोविड आया था कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन देने का, और उसी के तहत हम हरियाणा में भी इसी तरह से जो भी इसके पात्र हैं उन लोगों को हम राशन दे रहे हैं और उसको और ट्रांसपेरेंसी करते हुए उसमें और ट्रांसपेरेंट रहे ये,
उसके लिए हमने कई कदम भी उठाए हैं, चाहे नई पॉश मशीनों की बात करें, उनका टेंडर हो चुका है और जल्दी सभी डिपो होल्डर्स को नई पॉश मशीन्स मिलेंगी जो 5G से कनेक्ट होंगी और उनकी जो पहले कई बार दिक्कत होती थी, अंगूठे जो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे अंगूठा लगाते थे तो कई बार मैच नहीं हो पाता था, तो अब नई जो लेटेस्ट मशीनें आएंगी उसमें का भी उसमें प्रावधान होगा जिससे कि अगर किसी का कोई अंगूठा मैच नहीं कर रहा तो आई से कांटेक्ट से भी वो उसमें उनकी पहचान हो सके। और उसी के तहत कई हमने उसमें चेंजेस भी लाए कि हर महीने की 10 तारीख तक 10 से पहले हर डिपोज पे जो राशन पहुंच जाए, जिससे कि पहले ये होता था कि कोई डेट फिक्स नहीं होती थी कि भाई पूरे महीने में कभी भी राशन मिल सकता है जी। तो ये एक डेट भी हमने फिक्स करने का जो एक नई शुरुआत की है, उसके तहत हर महीने की 10 तारीख तक राशन जो है अपने हमारे उपभोक्ता हैं उनको मिले, इसका भी नया एक हमने ये प्रावधान किया है। और तो इसमें सफल हो गए या फिर अभी ट्रायल चल रहा है या हर जगह पे आप 10 तारीख से पहले राशन दे रहे हैं? हर उसमें हम 10 तारीख से पहले राशन दे रहे हैं। अच्छा, राशन दे रहे हैं तो राशन की बात आपने कर ली, सबसे पहले तो राशन पे ही आ जाते हैं क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने भर भर के राशन कार्ड बना दिए और जब सत्ता मिल गई, तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में आ गई, तो ये आरोप आपकी पार्टी पर लगते हैं कि धड़ल्ले से राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, इतना परेशान किया जा रहा है हरियाणा के लोगों को कि कोई सुन नहीं रहा है। देखो, ये जो पात्र हैं जो उनको हम राशन दे भी रहे हैं और राशन कार्ड उनके बन भी रहे हैं और विपक्ष ने कई बार चाहे सदन में मुद्दा उठाया कि भाई इतने लोगों के राशन कार्ड कैसे बन गए, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हम इसकी जांच कराते हैं और जांच में जो पात्र पाए गए उनको ही हमने जो कार्ड दिए। और 13 लाख से ऊपर आपने राशन कार्ड काटे हैं। इसमें 2-3 कारण भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 4 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने 6 महीने या 1 साल या उससे ज़्यादा कोई लाभ नहीं लिया, तो हम लोग उसको ये मानते हैं कि उन लोगों ने कहीं और अपने राशन कार्ड या शिफ्ट कर लिए या कहीं और से। वो इन 13 लाख में से 4 लाख आप कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी नहीं लिया है 6 महीने या 1 साल उससे ज़्यादा से कोई भी राशन उन्होंने नहीं लिया। अच्छा, तो 9 लाख बचे हुए। तो 9 लाख जो जिनकी आय, जैसे सरकारी नौकरियां भी हमारी लगी 1-1.5 लाख के करीब, जो तो जैसे आय बढ़ती है और हमारे HRNK भी जो नौकरियां लगी तो आय बढ़ते ही 1,80,000 से जिसकी ज़्यादा आय आ जाती है, इनकम आ जाती है, तो उसका ऑटोमेटिकली। तो इसमें आपने जब देखा विपक्ष भी लगातार आवाज उठा रहा है, सवाल आप लोगों से पूछ रहा है, तो कुछ घोटाला मिला क्या आपको? या ऐसा कुछ हुआ कि भाई चुनाव से पहले बीजेपी के लोगों ने जानबूझ के तमाम राशन कार्ड बनवा दिए और चुनाव के बाद जब बीजेपी को लगा अब तो सत्ता मिल गई, 5 साल हमारी सरकार है, तो काट देते हैं? नहीं, अगर आप बात करें 2022 से 2023 में भी, उस समय भी 8 लाख के करीब कार्ड नए जोड़े गए और 23 से 24 में भी जोड़े गए, तो 22 से 23 में जो 8 लाख के करीब राशन कार्ड जोड़े, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। तो इस तरह की कोई ऐसी बातें नहीं है कि भाई ये कि इसलिए राशन कार्ड बनाए गए कि चुनाव थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा अक्टूबर 24 में हमारी सरकार बनी, उसके बाद भी अक्टूबर 24 से मार्च 25 तक भी हमारे कार्डों की संख्या बढ़ी। तो ये नहीं है कि चुनाव हो गए तो अब राशन कार्ड नहीं बढ़ेंगे। जो पात्र हैं, जो जिनके हक है, उनको हमने हक दिया और देंगे भी। तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि भाई हमने चुनाव के टाइम ही इसको बढ़ाया, चुनाव के बाद भी हमारे मार्च तक भी 1-1.5 लाख के करीब कार्ड और बढ़े थे। तो अपने लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं बस, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अपना फायदा देख रहे हैं, लोगों का फायदा देख रहे हैं। बिल्कुल, लोगों का फायदा। बहुत सारी जगह हमने देखा, आपको भी शिकायतें मिलती हैं तो देखते हैं कि ग्राउंड जीरो पे आप पहुंच जाते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं और कहीं खामियां मिलती हैं तो आप कार्रवाई करते हैं, सस्पेंड करते हैं। खराब राशन की भी एक समस्या है जो लोग समय समय पे उठाते रहते हैं कि भाई हमें गलत राशन दिया जा रहा है, खराब राशन दिया जा रहा है, उसको लेकर या ऐसा ना हो, आपने कितनी सख्ती से कार्रवाई की है? देखो, जहाँ भी हमें कुछ तरह की शिकायतें आती हैं, मैं कई बार खुद
मौके पर भी गया और औचक निरीक्षण भी मैंने किया, और जो भी कमियां पाई गई, चाहे उसके लिए कोई भी अधिकारी या कोई डिपो होल्डर अगर जिम्मेदार मिला तो कार्रवाई भी हमने की। और आगे भी इस तरह की कोई शिकायत आती है तो आगे भी हम इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। आप की सरकार को आप लोग कहते हैं कि बिल्कुल पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार पे ज़ीरो टॉलरेंस है, हम लोग भ्रष्टाचार करते नहीं हैं क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वही नीचे तमाम सरकारें फॉलो करती हैं बीजेपी की। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाई घोटाला हो रहा है प्रदेश में, बार बार घोटाला हो रहा है, और बीजेपी अच्छे खासे तरीके से घोटाला कर रही है और किसी को भनक तक नहीं लगने दे रही है। धान घोटाले को लेकर खूब शोर है और बार बार हुड्डा साहब आरोप लगाते हैं। देखो, पहली बार हमारी सरकार ने जो हमें शिकायतें मिली कि भी कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसी के तहत हमने कार्रवाई भी की। 69 के करीब अधिकारी उसमें, चाहे सीनियर लेवल के अधिकारी हैं, चाहे और लोअर लेवल के अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की, उनको सस्पेंड भी किया, चार्जशीट भी किया, कईयों पे FIR भी हुई, और आगे भी जांच चल रही है। अगर कोई और भी कसूरवार इसमें पाया जाएगा और भी जो कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे। तो लग रहा है अधिकारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सरकार के लिए, बिल्कुल नहीं सुनते क्या अधिकारी? नहीं, जो इस तरह के अधिकारी हैं उन पे हमने कार्रवाई की, मैंने बताया, और आगे भी अगर कुछ और कार्रवाई करनी होगी, जांच चल रही है, जांच में अगर मिलेगा तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अफसरशाही हावी है, हर कोई ये आरोप लगाता है कि बीजेपी का कंट्रोल अफसरों पे है नहीं। अभय चौटाला कहते हैं मैं तो फोन कर दूं, सत्ता में भी नहीं हूं, लेकिन फोन कर दूं तो खड़े होकर सुनेगा अधिकारी मेरा फोन। नहीं, इस तरह की बातें नहीं है। अधिकारी, अगर ऐसी बात होती है, हमारी सरकार जो तीसरी बार प्रदेश में जीत कर आई है, तो जनता ने हम पर विश्वास जो हमें दिखाया है, तो इसलिए कि क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की जो नीयत, नीति, सोच, एक विज़न और एक सरल स्वभाव जो उनका है, लोगों से कनेक्टिविटी, लोगों से जुड़ाव जो उनका है, हमारी सरकार आई है और लोगों ने हमें भरोसा हम पर जताया है, और इसी वजह से हमारी सरकार आई है। और अधिकारियों की बात तो मैंने आपको बताया कि जहाँ भी कोई हमें खबर मिलती है, तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस पर हम चलेंगे, और जो भी शिकायत हमें मिलती है तुरंत कार्रवाई भी उस पर होती है। तो मतलब अफसरों को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कि बीजेपी की सरकार क्यों आ रही है बार बार? हम कैसे इस सरकार को थोड़ा अनस्टेबल करें, या फिर कैसा ऐसा काम करें कि भाई लोग परेशान हों और सरकार को कोसें? नहीं, अगर मैंने पहले ही बताया, इस तरह की कोई बात आती है, किसी अधिकारी कोई क्योंकि काम सीएम सही नहीं सैनी को भी बार बार इस बारे में मंच से खड़े होकर संबोधित करना पड़ता है और बोलते हैं कि भाई चूड़ी टाइट करनी आती है मुझे। नहीं, वो तो पहले से ही कहा है कि हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, चाहे हमारे मनोहर लाल जी रहे, उसके बाद हमारे नायब सैनी जी रहे, बिल्कुल भ्रष्टाचार को हमारी सरकार सहन नहीं करेगी। और जो भी इसमें किसी के खिलाफ भी अगर हमें कोई शिकायत मिलेगी या मिलती है, कार्रवाई होगी और होती भी है। आपने मनोहर लाल जी के साथ काम किया 2019 में, जब आप विधायक चुन के गए थे गांव से, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे। अब तो आप नायब जी की टीम में ही हैं, कैबिनेट में शामिल हैं। तो जब दोनों चीफ मिनिस्टर्स को देखते हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा क्या देखने को मिलती है, या क्या सीखने को मनोहर लाल जी से ऐसा मिला और नायब सिंह जी से क्या मिला? देखो, दोनों ही हमारे बड़े नेता हैं। मैं बात करूं मनोहर लाल जी की, जो एक बिना पर्ची बिना खर्ची का जो एक नारा दिया, हरियाणा एक हरियाणवी एक का जो नारा दिया हमारे मनोहर लाल जी ने हमें दिया, उसी को लेते हुए आगे बढ़ते हुए हमारे श्री नायब सैनी जी वो आगे बढ़े, और जो उन्होंने एक अपना सरल स्वभाव का, लोगों से मिलना, कनेक्टिविटी, लोगों से जुड़ाव, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी कोई उनसे मिल सकता है। तो इससे पहले कोई इस तरह का मुझे नहीं ध्यान में आता कि कोई ऐसे मुख्यमंत्री होंगे या रहे होंगे या हैं जो रात को भी जनता जिनके पास जाकर मिल सकती है, जो 24 घंटे अवेलेबिलिटी की बात अगर मैं कहूँ तो दोनों की अपनी अपनी अलग पहचान है। तो आपको लगता है कि आप भी 2 बजे तक, 3 बजे तक लोग अगर मिलने के लिए आए तो उनसे मिलें? आपको लगता है कि बहुत आसान है, क्योंकि इतने सारे कार्यक्रम भी होते हैं आप लोगों के, फिर आपको विभागों की मीटिंग भी लेनी होती हैं,
चेक करना होता है, फ़ॉलो-अप्स होते हैं, डिपार्टमेंट के काम है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी सँभालना है, तो मैनेज करना कितना मुश्किल है नागर साहब? बिल्कुल, बिल्कुल, पर यही तो बात है कि मैं कह रहा था कि जे मुख्यमंत्री जी को सारे दिन जो भाग-दौड़ रहती है, अपने डिपार्टमेंट्स की मीटिंग्स होती हैं और एंगेजमेंट्स होती हैं, उनको भी देखना, लोगों से भी मिलना, तो ये बहुत टाइट एक शेड्यूल हो जाता है। उसके बावजूद भी वो रात को लोगों से मिलते हैं, तो एक एक जो मुस्कान, एक हँसी जो उनके चेहरे पे रहती है, थकावट नाम की अगर मैं बात करूँ, कोई चीज़ चेहरे चेहरे पे झलकती भी नहीं है, और हमेशा 24 आवर्स एक एक्टिव मोड में रहते हैं, और लोगों से मिलने के बाद भी मतलब थकावट उनको दूर हो जाती है। जब आप जाते हैं अपने विभागों के कामों को लेके, चर्चा तो होती ही होगी, सीएम साहब से करते ही होंगे। विपक्ष तो ये कहता है कि सीएम साहब फैसले लेते नहीं हैं, ऊपर से छोड़ देते हैं कि बाद में फैसले होंगे। आप जब अपने काम लेके जाते हैं, सीएम साहब कैसे सुनते हैं और कैसे उस पे एक्शन लेते हैं? नहीं, नहीं, मैं तो जो भी कभी किसी काम से गया हूँ या काम लेकर गया हूँ, हुँ। तुरंत एक्शन लेते हैं, और तुरंत जो भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट का अधिकारी है, जो भी ऑफ़िसर है, या जो भी है आईएएस है, या जो भी एसीएस है, या जो भी अधिकारी है, उसको तुरंत कह के, और जो भी काम होता है उसको तुरंत करने के लिए बोलते हैं। तो अब आप कह रहे हैं लगातार बस काम होना चाहिए, नायब सिंह सैनी साहब भी तुरंत कर देते हैं कोई भी काम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल कर देते हैं, और उनका ये ही नेचर सभी विधायक और सभी हमारे और मंत्रीज़ हैं, और जो भी और हमारे पार्टी के और पदाधिकारी हैं, सब उनकी इसी बात के ऊपर बहुत उनसे खुश रहते हैं कि भई मुख्यमंत्री जी हमेशा साथ के साथ एक्शन लेते हैं, और तुरंत एक्शन लेते हैं। आप प्रदेश को तो सँभाल रहे हैं, लेकिन तिगाँव जो आपका मेन घर है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं आप चंडीगढ़ में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए आपने जीतने के बाद क्या किया? क्योंकि पहले विधायक थे तो शायद लोगों को उम्मीदें थोड़ी कम होगी कि भई हमारे काम होंगे, कैसे होंगे, कितने होंगे, लेकिन अब मंत्री हैं, तो ज़िम्मेदारी डबल हो गई कि नहीं तिगाँव के लिए? बिल्कुल, ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है जब कोई हमें डिपार्टमेंट, जैसे हमें मंत्रालय दिया, डिपार्टमेंट हमें फूड एंड सप्लाई का मिला, और अब मैं तिगाँव की अगर बात करूं, बनने के बाद जो हमारी सड़कों की बात करूं, हमारी जो सड़कें मेन रोड्स थी, जो फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद, पतोला से तिगाँव जाती है, उसको 4 लेन हमने कर दिया है। बल्लभगढ़ तिगाँव मझावली रोड जो पहले नहीं बनी थी, उसको भी पूरा कंप्लीट कर दिया है, और एक और पैच हमारे तिगाँव का रह गया था बीच में, उस पे भी काम चल रहा है। स्कूल भी जो अपग्रेड हुए हैं, उनकी नई बिल्डिंग्स हमारी बनी है, और कई और कॉलेज जो हमारा जो तिगाँव का है, बहुत पुराना कॉलेज, 40-50 साल पुराना कॉलेज, उसकी भी नई बिल्डिंग का काम चल रहा है, और ऐसे बहुत सारे काम आने वाले समय में जैसे टाउन पार्क की एक मांग रख रखी है हमने सीएम साहब से। अपने नई नई कॉलोनीज़ जो हमारी पास हुई हैं, उनके लिए अभी 300 करोड़ से ज़्यादा का बजट पास करा दिया गया है। जो गांव हमारे जो नगर निगम में गए हैं, उनके लिए भी सीवर लाइन के लिए, पानी की लाइन के लिए, और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, रोड के लिए, और उनमें कम्युनिटी सेंटर्स बनाने के लिए, उसका भी बजट हमारा जल्दी पास हो जाएगा। वो भी उनके लिए भी काम जल्दी चालू हो जाएगा। चाहे हमारा लाइब्रेरीज़ की बात हो, एक और एक बड़ा कम्युनिटी सेंटर हमारे ग्रेटर फरीदाबाद में आए, और हर एक गांव में एक एक कम्युनिटी सेंटर बने जो नगर निगम में गए। इस तरह के प्लान हैं जो आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। अब प्लान्स तो आपके बड़े हैं, लेकिन लोग हमें शिकायत करते हैं अक्सर कि बरसात आती है तो पानी बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाता है, सड़कों में गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि आप कुछ रोड्स बना रहे हैं, कुछ फिल भी करते होंगे, लेकिन रिपेयर भी होती है तो तुरंत ख़राब भी हो जाती हैं। तो उसकी वजह क्या है? कुछ मार्केट कमेटी की रोड की अभी कई जगह, 1-2 जगह वो आई थी कि भाई यहाँ पर रोड बनी और टूट गई, तो उसके लिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको एएमसी उनके पास है कि भाई जब तक वो 3 साल या 5 साल जो इनकी एएमसी होती है मेंटेनेंस का, वो करके रिपेयर करके देंगे। और हम आगे से अभी विधानसभा में भी और हमारे कैबिनेट में भी मीटिंग में हुआ कि भाई हम ये जो मार्केट कमेटी की रोड्स हैं, उनको भी हम पीडब्ल्यूडी से बनवाएं, जिससे क्वालिटी उनकी और बेटर हो, और जो स्पेसिफिकेशंस हैं मार्केट कमेटी की, वो
और पीडब्ल्यूडी की स्पेसिफिकेशंस हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगली बार या आगे से ये जो मार्केट कमेटी की रोड है ये भी पीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बने, तो जिनकी लाइफ और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो। कचरे की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, अब जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और मतलब सिर्फ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे फरीदाबाद में भी अगर हम देख लें तो बहुत बड़ी एक समस्या है। नहीं, अब सफाई का के लिए अलग नए टेंडर, जो पुरानी कंपनी थी वो ब्लैक लिस्ट कर दी गई थी, तो बीच में थोड़ी दिक्कत आई थी। अब नए टेंडर होने जा रहे हैं और जल्दी जो ये शिकायत है इसको दूर कर दिया जाए। लेकिन ये भी एक समस्या है कि आप देखिए जगह-जगह पे जहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कोई कूड़ा घर हो या गार्बेज ड्रॉप करने की जगह हो, हल्का सा कूड़ा होता है तो उस पे लोग और ज़्यादा कूड़ा डालते रहते हैं और वो फिर बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाता है। तो ये भी एक समस्या है, मतलब जहाँ पे थोड़ा-सा गंद देखते हैं लोग उस पे और कूड़ा डाल के चले जाते हैं। देखो, ये तो लोगों को देखना होगा, लोगों को सोचना होगा कि जैसे इंदौर एक सिटी है, वहाँ अवेयरनेस इतनी है कि भाई लोग कूड़ा नहीं फेंकते हैं, जहाँ पर कूड़ा डालना है वहाँ पर ही कूड़ा डालते हैं। तो ये तो लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी लोगों को अपने आप कि भाई जहाँ कूड़ा घर है या जहाँ कूड़े की एक जगह चिन्हित की गई है कि भाई यहाँ कूड़ा डालें, वहीं कूड़ा डालना चाहिए। और इस तरह से अगर वो करते हैं तो ये उनके लिए भी दिक्कत है, क्योंकि अगर सिटी अगर कोई साफ़ होगा तो ये जनता का साथ जब तक नहीं मिलेगा, लोगों का साथ जब तक नहीं मिलेगा, जब तक कोई सिटी साफ़ नहीं हो सकता। क्योंकि इंदौर में लोग जागरूक हैं, लोग बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि भी कूड़ा नहीं फेंका जाए, कूड़ा नहीं डाला जाए। तो लेकिन वहीं पर ही 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई सीवर का पानी पीने से। नहीं, वो चीज़ अलग है। मैं सफाई की बात कह रहा हूँ कि इंदौर एक जैसी सिटी की जो रैंकिंग आती है कंट्री में पहले नंबर पर आती है सफाई की, अगर हम बात करें तो उसी तरह से और लोग भी सोचें कि भाई हमारा सिटी भी, हमारा टाउन भी, हमारा शहर भी सफाई के उसमें पहले नंबर पर आए, दूसरे पर आए, तीसरे। तो ये लोगों को भी सोचना पड़ेगा। लोगों के बिना सहयोग के ये टारगेट हम अचीव नहीं कर सकता। कोई भी सिटी या कोई भी टाउन शहर ये अचीव नहीं कर सकता कि भाई वो कूड़े के मामले में, सफाई के मामले में उसकी रैंकिंग अच्छी है। ऐसी चीज़ें हरियाणा में नहीं हो और सीवर की जो आपकी पाइपलाइंस पूरी जा रही हैं उसमें कोई लीकेज किसी तरीके की नहीं हो, या ड्रिंकिंग वाटर की पाइप्स में किसी तरीके के कोई मिक्सिंग या कोई लीकेज नहीं हो, इस चीज़ को रोकने के लिए इंदौर वाले इंसिडेंट के बाद हरियाणा सरकार ने कुछ प्लान किया? हाँ, बिल्कुल। जो अब पुरानी लाइनें हो गई हैं उनके ऊपर भी नए टेंडर हम करने जा रहे हैं, जिससे कि जो पुरानी लाइनें 30-40 साल पुरानी, तो लीकेज स्वाभाविक है कि लीकेज होने का खतरा होता है, वो लीकेज ना हो तो उसके लिए नई लाइनें हमारी सीवर की मैं अपने विधानसभा की बात करूं तो हमने प्रपोज़ किए हैं और उनका जल्दी एस्टीमेट बन जाएगा और डीपीआर बनने के बाद उनका नया टेंडर होगा, और जिससे ये कोई थोड़ी बहुत शिकायत जो आती है कि भाई पानी लीक हो रहा है सीवर का, वो ना हो। अब फरीदाबाद जहाँ पे नाम लेते हैं हम, तो सबसे पहले चेहरे के सामने एक इमेज आ जाती है, 3 मंत्री एक साथ हाथों में हाथ डाल के अपना एक गीत गा रहे हैं। कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है ये फरीदाबाद के लोगों के लिए कि भाई 3-3 मंत्री नायब कैबिनेट में ही हैं और फरीदाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फरीदाबाद लोकसभा से, एक ही लोकसभा से 3-3 मंत्री हमें सरकार ने दिए, तो ये हमारे लिए फरीदाबाद के लिए बहुत अच्छी बात है। और हम तीनों मंत्री जो हैं, बात करें विपुल गोयल जी की, तो मेरे बचपन के साथी हैं, हम एक स्कूल में पढ़े हैं, हम दोनों स्कूल मेट हैं। और गौरव गौतम जी जो हमारे तीसरे मंत्री हैं, उनका भी और हमारा पुराना एसोसिएशन है, 25-20 साल से ज़्यादा पुराना एसोसिएशन है। और एक हम बहुत पुराने साथी की तरह, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह हम काम करते हैं। और ये अच्छी बात है फरीदाबाद के लिए कि उनको 3-3 मंत्री उनको मिल रहे हैं, चाहे हमारे डिपार्टमेंट में हो, फूड एंड सप्लाई के हो, कंज्यूमर अफेयर के हो, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो, खेल मंत्रालय गौरव जी के पास है, और आपका लोकल यूएलबी और रेवेन्यू हमारे विपुल गोयल जी के पास है। तो इस तरह से ज़्यादा हमारे जो जनता की एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों की जो हमारे फरीदाबाद लोकसभा की ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि 3 मंत्री होने की वजह से उनको उम्मीद है कि भाई हमारे फरीदाबाद का और काम और विकास और हमारा फरीदाबाद तरक्की करे और काम हो। तो आप और गोयल साहब इकट्ठे स्कूल में पढ़ते थे?
बिल्कुल हम दोनों एक मतलब बचपन की यारी है। हाँ 40-45 साल पुराने 84-83 से हम हमारी एक तो एसोसिएशन है। बचपन में सोचा था दोनों ने एक साथ, अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर एक साथ आगे हरियाणा के कैबिनेट में एक हिस्सा डालेंगे। देखो जब तो वो हम जो कोई हम पढ़ रहे थे तो ये नहीं था उम्मीद थी कि भाई यार ना ये कोई था हमारे मन में कि भाई हम राजनीति में जाएंगे या राजनीति करेंगे या विधायक बनेंगे या फिर मंत्री बनेंगे। तो जिस तरह से हम आगे बढ़ते रहे उसी तरह से फिर जनता से जुड़ाव होता रहा और फिर राजनीति में। तो राजनीति में एंट्री कैसे हुई? कौन राजनीति में आपको लेके आया, या आप दोनों साथ में आए? 2014 में ही हम दोनों विपुल गोयल भाई और मैं राजनीति में आए और पार्टी ने हम पर विश्वास जताया दिखाया और दोनों को हमें टिकट दी और हम चुनाव लड़े। तो मतलब इकट्ठे ही राजनीति में भी आए। इकट्ठे भी तो मतलब विजन भी इकट्ठे बनाते हैं, सोचते हैं कि भाई प्रदेश के लिए अब दोनों क्योंकि सेम कैबिनेट में है तो क्या करें, उसको विजन को लेके भी कोई चर्चा होती है दोनों के बीच में? हम यही चाहते हैं कि हमारा हरियाणा जो आगे बढ़े, तरक्की करे, विकास हो हरियाणा का। जो हरियाणा में काम होंगे तो हरियाणा का नाम होगा और हम मिलकर काम करें, विकास करें, हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करें और जो हमें एक लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमें दिया है कि भाई 2047 तक विकसित भारत बने, तो उसके तहत ही हम सब मिलकर काम कर रहे हैं कि जिससे हमारा हरियाणा भी 2047 तक विकसित हरियाणा बने। तो उसी तरह हम आगे सभी एक मिलकर हरियाणा को आगे बढ़ा रहे हैं और हम भी चाहते हैं और सभी चाहते हैं हरियाणा वासी 2,80,00,000 की हरियाणा भी 2047 तक विकसित बने और यही विज़न लेकर हम सब चल रहे हैं। नगर निगम फरीदाबाद, क्योंकि आप देखिए इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हो ही नहीं पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? गुटबाजी कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी डिसाइड करेगी जल्दी और फैसला होगा। मतलब तारीख भी होती है कि भाई अब होगा चुनाव, फिर अब आ जाते हैं ऑब्जर्वर भी, लेकिन कुछ होता नहीं है। 2 बार ही ऐसे हो गया, पीछे मीटिंग भी थी। एक बार ही हुआ है ऐसे और जल्दी इसका चुनाव हो जाएगा। तो गुटबाजी की कोई प्रॉब्लम चल रही है? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारा संगठन सबसे मजबूत संगठन है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है और छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी कोई पद किसी भी पोस्ट पे हमारी पार्टी कभी भी बैठा सकती है और इसमें कोई गुटबाजी नहीं। 3 मंत्रियों के साथ जब बात होती है तो एक चौथे मंत्री भी हैं जो केंद्र की सरकार में हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो हमारे बड़े नेता हैं केंद्र में और वो केंद्र से ग्रांट लेकर आते हैं, हम स्टेट से ग्रांट लेकर आते हैं और अपने फरीदाबाद का हम सब मिलकर विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपके रिश्ते कैसे हैं कृष्णपाल गुर्जर? बिल्कुल ठीक है, अच्छे रिश्ते, सामान्य है। बिल्कुल। तो मतलब फिर लोगों को कैसा क्यों लगता है कि कृष्णपाल गुर्जर अलग टीम है, विपुल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम ये अलग टीम है और एक टस्सल है चारों के बीच में? देखो लोगों की सोच को तो हम बदल नहीं सकते, लोग क्या सोचते हैं तो उनके अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, अपनी पर्सनल सोच है। उस सोच में तो मैं या विपुल जी, गौरव जी कुछ नहीं कह सकते। कोई किस एंगल से देखता है किसी को, कोई किस एंगल से देखता है और भारतीय जनता पार्टी में कोई इस तरह का कोई गुटबाजी नहीं है। लोग जान रहे हैं क्योंकि जो देख रहे हैं उनको पता है कि टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं अभी नागर साहब। कुछ शायद ऐसी चीजें होंगी जो आप कैमरा के सामने नहीं बोल सकते। नहीं ऐसा कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी। क्योंकि कह रहे बीजेपी के संगठन के लिए 2 सबसे बड़ी चुनौती है, एक फरीदाबाद, एक गुड़गांव में राविंदर जी की बन नहीं रही है राव नरबीर से, और फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस नायब कैबिनेट के तीनों मंत्री चल रहे हैं। नहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। मतलब एक साथ आप चारों मिलते हैं कभी? हाँ मिलते हैं। आज भी हम सूरजकुंड का हमारा जो एक मेला शुरू हुआ है, नहीं वैसे नहीं, मतलब अकेले में कभी चारों बैठ के बात कर रहे हो या? मिल जाते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, मतलब फ्रेंडली चीजें हैं। हाँ सब ठीक है। तो ये डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर कब तक हो जाएगा?
ये तो देखो शीर्ष नेतृत्व इसको तय करेगा कब होगा और कौन बनेगा। क्योंकि आम लोग कहते हैं कि इसमें ईगो क्लैश चल रहा है। कृष्णपाल गुर्जर जी कह रहे हैं कि भाई मेरा व्यक्ति बनेगा, वो कह रहे हैं नहीं मेरे नहीं, पास ज्यादा पार्षद हैं। शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हमारी पार्टी में कोई ये नहीं कि भाई हम तय करें, कोई जो भी पार्टी तय करेगी, जिसको भी करेगी हमें मान्य होगा। तो पार्टी से इस बारे में आपकी कोई बातचीत हुई? क्योंकि जब ऑब्जर्वर बन के आए थे पवार साहब, तो आप लोगों से भी अलग उन्होंने बैठ के बातचीत की थी, फिर दूसरे गुट से भी बातचीत की थी, लेकिन कुछ सोल्यूशन निकल नहीं पाया था। तो उसके बाद पार्टी आला कमान से कोई बातचीत हुई, संगठन से कोई बातचीत हुई, या सीएम साहब से कोई बातचीत हुई? नहीं नहीं, ये मैंने कहा ना कि शीर्ष नेतृत्व यही तय करता है हमारे उसमें कि भाई किसको बनाना है और कौन बनना है, इसमें वही फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो कोई लड़ाई नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई लड़ाई। तो जो आप गाना गाते हैं, अक्सर हम देखते हैं आपको, गाना गाने का शौक है या बस कभी कभी वैसे ही? देखो मैंने पहले भी आपको कहा, एक हमारे बचपन की एक एसोसिएशन है, दोस्ती है, जब स्कूल टाइम्स में हम साथ पढ़े हैं, तो एक बचपन का जो एक अटैचमेंट है, वो तो दोस्ती वाली बात जो आप कहना चाह रहे हो तो है और रहेगी भी। हमें दोस्ती आपकी रहे और बहुत अच्छी चले, बहुत लंबी चले, हमारी तो ये दुआ है। मैं गाने के उससे पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ कि मतलब शौक है आपको सिंगिंग का या? नहीं नहीं, कोई ऐसा शौक नहीं है। और तो ये तो आप जो बात कर रहे हैं, किसी फंक्शन में हम गए थे तो कोई गाना चल रहा था, तो उसमें गाने में हम भी पीछे से गाने लग गए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उसके राजनीतिक मायने बहुत निकले, इतना मानेंगे कि नहीं? नहीं, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि भाई एक बचपन की एक जो दोस्ती है वो अलग ही होती है। हमें थोड़ी पता था कि हम दोनों, उसको भाई को भी मेरे को, कि हम यहाँ पहुँचेंगे। तो वो एक उसमें ना स्वार्थ होता है, ना उसमें कोई और चीज़ होती है, क्योंकि बचपन में कभी नहीं पता होता कि भाई ये कौन सी कम्युनिटी का है, ये कौन सी कम्युनिटी का। दोस्त होता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, तो उसमें कोई छल कपट, जो बचपन का जो पीरियड होता है, उसमें कोई दिखावा, सेल्फिशनेस, स्वार्थ, मोह वो नहीं होता। जो अब आदमी जब जैसे मैच्योर होता जाता है तो फिर वो सब चीज़ें सोचता है, अच्छा बुरा, नफ़ा नुकसान। तो जो वो टाइम होता है बचपन का, वो तो अलग ही होता है। अलग होता है। तो राजनीति में कहते हैं जेलसी भी बहुत जल्दी आ जाती है। हाँ, हो सकता है ये भी। ये तो डिपेंड करता है मैन टू मैन कि भाई आप किसी का नेचर क्या है और किसी का नेचर क्या है। लेकिन ऐसी जेलसी वाली फिलहाल कोई बातचीत है नहीं? कोई कृष्णपाल गुर्जर से भी नहीं है? किसी से भी नहीं है। बजट आने वाला है हरियाणा का, क्या लग रहा है? क्योंकि सीएम साहब ने तमाम लोगों से चर्चा की, तमाम वर्गों से चर्चाएं की हैं, और हर सेक्टर को ध्यान में रख के एआई से भी इस बार हेल्प ली जा रही है। आम लोग भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। तो क्या कुछ हरियाणा के लोगों को बजट से मिल सकता है? देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, चाहे बात करूं डिफरेंट एसोसिएशंस की, चाहे गुड़गांव में मीटिंग करी हो, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से फरीदाबाद में मीटिंग करी हो, टेक्सटाइल वालों से पानीपत में मीटिंग करी हो, सीएस से मीटिंग करी है, डॉक्टर्स से मीटिंग करी है, उसमें सभी वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि ये उन्होंने कहा है कि ये बजट जनता का बजट होगा, जनता के लिए बजट होगा, और इसमें जो भी सुझाव हमारे को मिले हैं, मुख्यमंत्री जी को मिले हैं, हमारे अधिकारी भी उस मीटिंग्स में हमेशा, सभी अधिकारी जो कंसर्न डिपार्टमेंट के थे उसमें बैठे हैं, और सभी सुझाव जो अच्छे हैं और उसमें हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, या बजट में कुछ उसको जोड़ सकते हैं, या जिससे लोगों को उसका फ़ायदा मिले, तो वो हमने सब लिए हैं। और पिछली बार भी जब नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, लास्ट बजट में भी उन्होंने जो भी सही सुझाव थे, मोस्टली उनको सबको। तो आपने भी कुछ सुझाव दिए हैं अपने विभागों से संबंधित के लोगों को राहत देने के लिए? क्या किया कि भाई जो आगे अपनी और ट्रांसपेरेंसी हमारे विभाग में, हमारे डिपार्टमेंट में कैसे आए। जो इस बार जैसे कोई कमी थी, जो डिपार्टमेंट में कैमरे की बात है, नए कैमरे लगाए जाएं, उसके लिए भी हमारा ट्रायल बेस पे 2 डिपोज पे कैमरे लगे हैं। और एक आने वाले टाइम में हम एक इंटरनेशनल मिल्ट फूड फेस्टिवल करने जा रहे हैं। तो उसको किस तरह से उसको हम करें, जिसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई मोटे अनाज को, बाजरा हो, चाहे ज्वार हो,
जौ हो, इनको हम कैसे प्रमोट करें, तो कैसे कहाँ ये फेस्टिवल अभी डिसाइड नहीं हुआ और अच्छा। इसको हम कर देंगे। इसके लिए रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम इसको जल्दी बट लोग बहुत ज़्यादा मोटे अनाज की तरफ शिफ्ट हो भी रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मिलेट्स को मोदी जी ने जब से बोला है और अदरवाइज़ भी इसको हेल्दी भी मान रहे हैं कुछ लोग और बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, इसका बहुत इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। जब से मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई बाजरे को अपनाओ, तो जो इसका खाने के बाद जो रिजल्ट्स हैं कि पहले जो गेहूँ के अगर हम कंपेयर करें गेहूँ के को खाने से, तो जो शुगर की जो है, अगर किसी को शुगर है और वो गेहूँ ज़्यादा का यूज़ करता है, गेहूँ ज़्यादा खाता है, तो शुगर उनकी बढ़ जाती है। अगर हम कंपेयर करें बाजरा से और ज्वार से, तो ये इसको खाने के बाद शुगर के पेशेंट को काफ़ी उसको रिज़ल्ट अच्छे आते हैं और शुगर का लेवल कम रहता है, मेंटेन रहता है, ना कि अगर कंपेरिजन टू गेहूँ को। तो मतलब इसीलिए भी हाँ, आप उसको प्रमोट कर रहे हाँ। हैं। तो अपने डिपार्टमेंट में वैसा कुछ चेंज देख रहे हैं कि गेहूँ से स्विच होके या फिर आप कुछ ऐसा राशन में प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों के राशन में उनको जो आप दे रहे हैं उसमें आप कुछ मिलेट्स को भी ऐड कीजिए या फिर कुछ ऐसा? हाँ, कुछ पीछे भी हमने दिया था, इस बार भी कुछ सर्दियों के टाइम में हम बाजरा भी सप्लाई करते हैं और बाजरा भी हम देते हैं। और आने वाले टाइम में अगर हम लोगों को प्रमोट करेंगे कि लोग ज़्यादा बाजरा ज़्यादा उगाएं, ज़्यादा बोएं बाजरा, तो बाजरा की सप्लाई ज़्यादा होगी, तो नेचुरल है कि हम गेहूँ की जगह फिर बाजरा भी अच्छा, फिर डीपूज गर्मियों में जैसे सर्दियों में, जौ दे दी हाँ, और हाँ, सर्दियों में बाजरा या ये सब गरम जो मोटे अनाज होते हैं। तो मतलब उस दिशा में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसको भी बड़े लेवल पे एक जिस तरीके से फेस्ट आपने मिलेट फेस्टिवल का ज़िक्र किया, जैसे सूरजकुंड मेला चल रहा है, तो वैसा ही कुछ हर साल करने का प्लान है या मतलब कुछ बहुत बड़ा कि तमाम लोग वहाँ पर आएँ? देखो, मैंने फर्स्ट टाइम इसको हम प्लान करने जा रहे हैं, अच्छा। करने जा रहे हैं और उस कितना वो सफल होता है, उसको सक्सेसफुल होता है पहली बार करने के बाद, उसको फिर हम हर साल और उसको इम्प्रूव करके बड़ा लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे करेंगे, जिससे कि हम इसको मोटे अनाज को, मिल्ट्स को और प्रमोट कर सकें। और आज तो आप देख सकते हैं कि बाजरे की सब बहुत आइटम बन रही हैं, चाहे हलवा हो, मिठाई हो, गोलगप्पे हो, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, व्यंजन हैं खाने के, जो हम बाजरे से भी बना सकते हैं, जो हेल्दी भी होता है और एक अलग से अगर बात करें तो एक अलग एक टेस्ट डेवलप लोगों का होगा, जिससे जो अब लोग जो गेहूँ का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे चेंज होके, शिफ्ट होके बाजरा और दूसरे अनाज की तरफ लोग डाइवर्ट शिफ्ट हो हो। रहे हैं। आप कह रहे हैं आप हर दिशा में काम करने की कोशिश कर रहे हैं बेहतर, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार कुछ काम करती नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कहने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। कभी वोट चोर, कभी चोर, कभी कुछ। आप देख सकते हैं कि आज जनता ने उनको बिल्कुल नकार दिया। चाहे किसी भी चुनाव की बात करें, बिहार चुनाव अभी हुए, तो क्या विपक्ष के पास क्या रहा, और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार। तो वोट चोरी करते हैं क्या आप लोग? वोट चोरी हो सकता है, ये अगर होता तो ये इलेक्शन कमीशन ने इनको बोला था कि भाई इनको कोई इस तरह की शिकायत है या इस तरह की कोई इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी के एजेंट की तरह नहीं, काम इनको कर रहा बोला आप कोर्ट में जाइए, आप एफिडेविट दीजिए, एफिडेविट तक भी नहीं दे पाए। कोई कंप्लेंट अगर कोई करता है तो उसकी कंप्लेंट कोर्ट में भी जा सकता है, एफिडेविट भी दे सकता है कि भाई इस तरह से वोट, प्रूव भी तो करना पड़ता है। ऐसे किसी को के ऊपर आरोप लगा दो आप, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो कि भाई ये किया, उसको बिना प्रूफ किए, बिना बेस के, बिना उसके तत्व के, लॉजिक के, आप किस तरह से आप उसको दूसरे को कह सकते हैं कि भाई आपने ये किया है। ब्रजेंद्र सिंह ने सद्भाव यात्रा निकाली, आपके पूरे फरीदाबाद से भी होके गई, लग रहा है कुछ कांग्रेस को मदद मिल रही है? अभी मैंने बताया, अभी रिसेंटली अगर हम बात करें बिहार की, तो जो चुनाव हुए हैं आपने देखा किस तरह से इनके रिजल्ट्स आए, इनके जो हालत थी, क्या हालत हुई है, और आज जनता ने सिरे से इनको नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी, जो भी आने वाले भी चुनाव हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी निकाय चुनाव है अभी हरियाणा में, हरियाणा में निकाय चुनाव है, फिर असम के, बंगाल के
में भी चुनाव आने वाले हैं और आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। तो निकाय चुनाव में बीजेपी को लग रहा है कि टक्कर कांग्रेस पार्टी देगी इस बार, या फिर कोई टक्कर नहीं है, कंपटीशन? कोई हमारे पास कोई विपक्ष की अगर बात करें तो कोई विपक्ष भी नहीं है और कोई टक्कर भी नहीं है। कोई टक्कर नहीं है। आपको एक रिसेंट एक बहुत ज़्यादा विवाद चला नीमका में कूड़ा घर को लेके, तो वो क्या था? उसके लिए आपने पूरी लोगों को संबोधित भी किया, बताया भी कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। विपुल गोयल भी आपके साथ थे, वो भी आए और उन्होंने भी बताया कि इस तरीके की कोई बात नहीं है और जो भी लोगों के जहन में ये बात है, ये इसको हटा दें। वो क्या था? क्यों वो विवाद हुआ? क्या वाकई में कोई कूड़ा घर बनाने का नीमका में आपकी तरफ से प्रस्ताव था या क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था कूड़ा घर की। और हमारा कूड़ा घर ऑलरेडी पहले ही मुजेड़ी गांव में चल रहा है और वहाँ से नीम का कोई दूर भी नहीं है और ये लोगों में भ्रम फैलाया गया था। अधिकारियों ने एक जगह देखी थी नीमका में कि भाई यहाँ अगर हम कूड़ा घर प्लान करें तो कैसा रहेगा, तो हमने उनको मना कर दिया था कि भाई यहाँ आबादी है, गांव के लोग रह रहे हैं, सेक्टर्स हैं, यहाँ हाई राइज सोसाइटी है, बिल्डिंग है और यहाँ कूड़ा घर नहीं बन सकता है। गांधी जी के नाम से प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं गांधी जी के नाम। कांग्रेस कह रही है मनरेगा का नाम बदल दिया, भाई गांधी जी से प्रॉब्लम है बीजेपी को। देखो, पहले भी 2-3 बार अगर पीछे हम जाए नाम बदला था। पहले जवाहर योजना थी, इन्होंने उसको चेंज करके फिर एक कोई और नाम चेंज किया। फिर उसके बाद गांधी जी का नाम पे लेकर आए। तो इन्होंने पहले खुद भी 2 बार ये नाम बदले हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है और ये तो और मजबूत करके ये इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने करा है, जो इसमें 100 दिन से ज़्यादा अब 125 दिन की गारंटी मिलेगी। जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको 25 दिन ज़्यादा काम करने का और मौका मिलेगा इसमें। और इस तरह का कोई ऐसी बात नहीं। कोई आपको गांधी जी से प्रॉब्लम नहीं है? तो विपक्ष बार बार ऐसी चीज़ें क्यों लेकर आता है? आपको कह रहा है कि भाई आपको प्रॉब्लम है, आप काम नहीं कर रहे हैं, आपकी सुनते नहीं अधिकारी, आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखो, विपक्ष का मैंने पहले भी कहा, कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, कोई विरोध करने का, कोई उनके पास और कोई चारा नहीं है। नई नई बातें बिना लॉजिक के, बिना तथ्य के वो लेकर आते हैं और मनरेगा बचाओ संग्राम भी चल रहा है, लोगों को भ्रम फैलाते हैं जनता के बीच में जाकर कि भाई, पर आज जनता उनके सारे इरादों को जान चुकी है, पहचान चुकी है और हमें तीसरी बार जनता ने मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में। तो ये जनता ने विश्वास हम पर दिखाया और उनको नकारा। अभय चौटाला आजकल पानी पी के बीजेपी को लगातार कोस रहे हैं और कह रहे हैं 2029 में तो सरकार मेरी पार्टी की आने वाली है। लोगों में ये हवा है, पूरे प्रदेश में हवा है। दिख रही है आपको वो हवा? ये तो आप खुद भी देख सकते हैं क्या हवा है। आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनी जी को जनता ने अपनाया है तीसरी बार। और जो काम हम कर रहे हैं, जो विज़न के साथ, जो मैनिफेस्टो में घोषणाएं की थी, उनको पूरा करते जा रहे हैं। काफ़ी घोषणाएं पूरा कर दी। लाडो लक्ष्मी वाली बात है, और भी जो घोषणाएं थी, नौकरी की बात थी, पटवारियों की नौकरी की बात थी, जो भी बात थी उसको पूरा कर रहे हैं। और दोबारा से मतलब ये चौथी बार हमारी सरकार आएगी। और हरियाणा जब से बना है, पहली बार हुआ है हरियाणा की हिस्ट्री में, तीसरी बार कोई सरकार रिपीट करे और हम चौथी बार भी हरियाणा में रिपीट करेंगे। तो कोई अभय चौटाला मुख्यमंत्री नहीं बनने कोई वाले? नहीं, हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में चौथी बार। आपने लाडो लक्ष्मी का जिक्र किया, अब क्यों इतनी कंफ्यूजन हुई लाडो लक्ष्मी योजना में? आपने 2100 का वादा किया पहले, फिर आप कभी कह रहे हैं कि नहीं 6 महीने के पैसे एक साथ देंगे, फिर आप कह रहे हैं नहीं 1100 देंगे और बाकी 1000 रुपये की RD करेंगे। तो ये बार बार बदलाव क्या लोगों में एक माहौल नहीं पैदा करते डर का कि क्या चल रहा है ये? देखो, ये जो 2100 वाली बात है, ये FD अगर होती है तो उसमें उसको जो भी जिसको मिल रहा है तो वो FD का भी उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा बैंक का, और एक सिक्योरिटी भी उसके पास रहेगी कि भाई ये उसी हिसाब से आप वो प्लान करेंगे भी ये हमारा बैंक बैलेंस है, बैंक में है और इतना पैसा हम ये अभी खर्च कर सकते हैं। और जब उनको जरूरत पड़ेगी तो बैंक से भी वो लोग ले सकते हैं, मिलेगा। नहीं, लेकिन अगर सीधा ही कह दिया जाता कि भाई हम 2100 रुपये देंगे लेकिन 1100 अकाउंट में आएंगे और 1000 रुपये की RD होगी या FD होगी, तो चीज़ें ठीक रहती। अब विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया कि भाई ये तो सरकार फ्रॉड कर रही है। कभी कुछ कह
क्या है, पिकअप भी तो कुछ बैंक कहती में तो उनके बैंक में जमा हो रहे हैं पैसे, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। फ्रॉड क्या हो गया? पैसे तो सरकार तो पूरा दे ही रही है, 2100 रुपए, चाहे नहीं, वो। आरडी कराने की बात है ना कि हाँ आप तो अलग फिर से एक आरडी कराएंगे और बाद में पैसे सरकार की तरफ मैच्योरिटी से तो पे। पैसा चला ही गया ना। सरकार ने तो 2100 रुपए पे कर दिए, चाहे वो बैंक को दिए या डायरेक्ट दिए। तो बैंक इसमें कोई किसी तरह का फ्रॉड तो जब होता कि सरकार वो पैसे बाद में कहेगी, ये पैसे बाद में मिलेंगे वो। अच्छा, बुढ़ापा पेंशन को लेके भी मंत्री जी एक प्रॉब्लम है कि सीएम साहब ने घोषणा की 1 नवंबर 2025 से बढ़ी हुई पेंशन आएगी, लेकिन लोगों के खाते में बढ़ी हुई पेंशन आ ही नहीं रही है, पुरानी पेंशन ही आ रही है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों की पेंशन भी काटी जा रही है। नहीं नहीं, देखो इस तरह की कोई पेंशन का कोई वो रीज़न नहीं है, कोई स्पेशल स्पेसिफिक कोई केस है बताओ। पेंशन सबकी आ रही है, और काटने वाली बात तो ये है कि भाई कोई उसका कैपेबल या उसको पात्र नहीं है कोई उसको, तो उसकी कोई पेंशन कटेगी नहीं। तो मतलब कुछ तो फर्जी पेंशन थी, वो सरकार ने ऑलरेडी उस पर कैंची चलाई, लेकिन जेन्युइन लोग भी कुछ ऐसे हैं जो शिकायत ये कर रहे हैं कि हमारी पेंशन काट दी गई है, और वो जो पीपीपी है ना आपका, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह रहे हैं वही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पीपी तो 5-6 साल से पीपीपी चल रहा है, और इस तरह से कोई इस तो तरह उसके का उसमें कोई दिक्कत है पोर्टल में, या तमाम दिक्कतें सॉर्ट हो चुकी नहीं, हैं? सब सॉर्ट हो चुकी है। कोई पहले थोड़ी बहुत, जब कोई भी चीज़ नई लागू होती है, स्टार्ट होती है, थोड़ी बहुत उसमें दिक्कत आती है, पर अब तो पूरा स्मूथली और सब सही चल रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है। प्रॉब्लम। और बढ़ी हुई पेंशन कब से मिलेगी, वो क्यों नहीं मिल रही है? उसका टाइम पीरियड जो भी अब आएगा उसमें मतलब लागू 1 नवंबर 2025 से सीएम साहब ने कहा था कि मिलेगी, बढ़ी हुई आएगी आप लोगों के खाते में, लेकिन आई नहीं। नवंबर का महीना खत्म हो गया, दिसंबर का खत्म हो गया, जनवरी का भी खत्म हो गया। मेरे ख्याल है इसके बारे में मैं को नहीं पूरा पता। अच्छा। हाँ। तो अब एक और परेशानी, क्योंकि बारिशें भी आ रही हैं आजकल, मौसम भी हमेशा करवट ले रहा है। हम देख रहे हैं कि जब मंडियों में बारिश भी आ जाती है और तमाम फसलें भी खुले में पड़ी होती हैं, कभी भीगती हैं, कभी कुछ होती हैं, बहुत सारी वेस्टेज होती है। आपके पास भी ऐसी शिकायतें आती होंगी। उसको लेके क्या प्रावधान है, क्या आपने गाइडलाइंस दी हैं और सख्त निर्देश अधिकारियों को क्या दिए गए हैं कि अनाज बर्बाद नहीं होना देखो चाहिए? पहले मैं कई शिकायतें आई थी कि भाई कहीं गेहूँ बर्बाद हो रहा है, बारिश की वजह से गीला हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो मैं खुद मौके पर गया, चाहे करनाल की बात करें, और 1-2 मंडियों में खुद जाकर अगर मैं गया, और मुझे करनाल में शिकायत में शिकायत सही पाई, और हमने तुरंत एक्शन लिया, और एक जो भी इंस्पेक्टर था उसको सस्पेंड किया, एफआईआर भी की, और वो जेल में भी रहा 2 महीने के करीब। और आगे भी कोई इस तरह की शिकायत आएगी हम तुरंत एक्शन लेंगे। और आप भी पहले से ही हमने सभी अधिकारी और मंडी के जो भी हैं सभी को बोल दिया है कि भाई उसका पहले से ही इंतजाम रखें, बारदाने का कोई दिक्कत ना आए, चाहे तिरपाल की बात हो, चाहे शेड की बात हो। कोई खुले में अगर गेहूँ या अनाज या रखा है तो उसको बारिश की वजह से ख़राब ना हो। तो ऐसा कोई शिकायत का सिस्टम भी है क्या? जैसे मीडिया तो खबर दिखाता ही है, तो उसके बाद एक्शन होता है, लेकिन डायरेक्ट आम लोग भी आप तक शिकायत पहुंचा सकें और आप तुरंत उस पर कार्रवाई कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल, हमने हर एक मंडी के बाहर हेल्पलाइन नंबर हमने दे रखा है। कोई शिकायत है तो डायरेक्ट भी शिकायत कोई भी उपभोक्ता या कोई भी लोग, कोई भी आदमी जो या मंडी में हो, बाहर हो, कोई भी किसान अपनी शिकायत, आम आदमी भी शिकायत कर तो सकता है। आप मॉनिटर करते हैं? बिल्कुल मॉनिटर करते हैं। अब चेहरे से बिल्कुल शांत, और ऐसा लगता है कि ज़्यादा गुस्सा आपको आता नहीं होगा, लेकिन एक्शन लेते हैं तो ग्राउंड पे तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। नहीं नहीं, देखो अगर ये जनता से जुड़ा डिपार्टमेंट है, अगर कोई किसी का हक छीनता है, तो एक गरीब आदमी का अगर 1 महीने का अगर राशन उसको नहीं मिलता है तो उसका पूरा बजट ही खराब हो जाता है। तो इस तरह से अगर किसी के साथ अन्याय होगा गरीब आदमी के साथ, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ इंस्ट्रक्शंस हमें दे रखी है कि बिल्कुल भी उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और जो भी उसके लिए जिम्मेदार हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा अधिकारी हो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, तुरंत कार्रवाई करो और गरीबों का हक उनको पूरा मिले, गरीब को पूरा राशन मिले, समय पर राशन मिले। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का एक हमें सख्त निर्देश है। तो उसी की पालना करते हुए आप लगातार अपने तमाम काम कर रहे हैं। अब आगे क्या कुछ प्लान है, क्योंकि अभी मौसम ने भी बहुत सारी करवट लेनी है, तमाम चीज़ें भी होनी हैं, और आपके डिपार्टमेंट में लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए राशन से संबंधित भी, इसको लेकर
क्या सख्त निर्देश इस कैमरे से अपने अधिकारियों को देंगे और क्या अपील आम नागरिकों से करेंगे कि उनको कोई परेशान कर रहा है तो वो कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकें? देखो, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी अधिकारी, चाहे बड़ा है, छोटा है या कितना ही बड़ा अधिकारी है, अगर वो कोई भी हम्म, अनियमितताएँ, गलती करता है, गड़बड़ करता है, उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा उसको। और समय-समय पे मैं खुद भी औचक निरीक्षण मैं करता हूँ, जाता हूँ, और शिकायत कहीं से मिलती है तो मैं खुद मौके पर जाकर देखता हूँ, जाँच करता हूँ, और कोई कमी पाई जाती है तो कार्रवाई भी करता हूँ। चाहे उकलाना की बात हो, पलवल की बात हो, करनाल की बात हो, कुरुक्षेत्र की बात हो, और आगे भी इसी तरह से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में काम करेंगे, और जो भी इसके अगेंस्ट या इसके खिलाफ हमारे कोई भी होगा उसकी कार्रवाई होगी। आपके अगेंस्ट ललित नागर चुनाव लड़ते हैं, चर्चाएं हैं बीजेपी में किसी तरीके से एंट्री की तलाश में हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, कोई अगर आता है तो कोई भी आ सकता है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन अभी तो एंट्री के लिए भी बहुत सारे लेवल बना दिए हैं। पीछे हमने देखा कि संगठन की तरफ से बड़ौली साहब ने एक बाकायदा लेटर जारी किया जिसमें नियुक्तियां की गई हैं कि कोई भी ज्वाइनिंग होगी तो उससे पहले पूरा वेरिफिकेशन होगा, ऐसे ही कोई भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा नहीं, पार्टी। देखो, बिल्कुल ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कोई है, भारतीय जनता पार्टी का है। इसमें ऐसे ही नहीं कोई भी आए और ज्वाइन कर सकता है। पूरे पैरामीटर्स और देखा भी जाएगा कि भाई ये पार्टी के निर्देशों को पालन करेगा, पार्टी के साथ चलकर चलेगा, पार्टी की जो भी गाइडलाइंस हैं, जो पार्टी हमारी है उसका सभी का पालन अनुसरण करेगा, तो जब भी वो पार्टी में आए। तो ललित नागर को कह रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर पार्टी में एंट्री करवाना चाहते हैं क्योंकि आपसे 36 का आंकड़ा है। नहीं नहीं, मैंने कहा ना, पार्टी तो देखो बड़ा एक समुंदर है भारतीय जनता पार्टी। हम्म, कोई भी आ सकता है, और कोई आएगा तो इसमें कोई हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं। तो आपको कोई टेंशन किसी बात की नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत हैं, बिल्कुल 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 काम पे पूरा भरोसा है बिल्कुल और यूं ही बस लोगों के लिए सेवा करते रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए और इस Thank इन तमाम जवाबों के जो आपने इस पूरे इंटरव्यू में दिए हैं। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। तो आपने सुना, राजेश नागर जी को साफ तौर पे बता रहे हैं कि लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कोशिश यही रहती है कि आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। राशन कार्ड उन्हीं के कटे हैं या तो जिन्होंने कोई भी पीछे बेनिफिट लिया नहीं है 6 महीने 1 साल से, या फिर किसी और तरीके की परेशानी है। जानबूझकर बीजेपी ने कोई राशन कार्ड नहीं काटा है, ये साफ तौर पे मंत्री जी ने हमारे साथ इस इंटरव्यू में बताया। आप लगातार ये सवाल कर रहे थे तो हमने इस बारे में पूछा। हालांकि घोटाले को लेकर जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, जहां पर भी कहीं भी कोई अनियमितता पाई गई है तुरंत उसको लेके अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है और तमाम चीज़ों को देखा गया है। बीजेपी की सरकार में, नायब सिंह सैनी की सरकार में ये साफ निर्देश हैं तमाम मंत्रियों को कि किसी भी गलत को बर्दाश्त करना नहीं है, आम लोगों को प्रॉब्लम आने नहीं देनी है, और उसी दिशा में आगे राजेश नागर जी भी काम कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस पॉडकास्ट में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।